Hello everyone, welcome back to my channel Let's Learn with Passion. So I am here with the second video of teaching aptitude जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड और मिक्स्ड स्ट्रेटजी रहती हैं। तो सारी की सारी टीचिंग मेथड्स मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेथड्स ऑफ टीचिंग या तो कह लो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेनली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ इट। टीचर सेंटर्ड मेथड जिसमें टीचर को केंद्र में रखकर मेथड बनाए जाते हैं टीचिंग के, और दूसरी होती है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जिसमें हम दोनों को ही केंद्र में रख के मेथड्स बनाते हैं, और थर्ड वाली जो है वो है लर्नर सेंटर्ड मेथड यानी कि स्टूडेंट या फिर लर्नर को सेंटर में रख के टीचिंग की मेथड बनाना। कि बच्चा अगर एक मेथड से नहीं सीख रहा है तो हमको उसको सिखाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड को यूज़ करना है जिससे लर्नर को समझ में आए। दैट इज़ द थिंग। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है TCL जो कि है टीचर सेंटर लर्निंग। पहला जो लेक्चर है, लेक्चर में मतलब आप जानते हो कि लेक्चर में जो टीचर होता है उसके लिए वो ईजी होता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फॉर्मल, नरेटिव, कन्वेंशनल टीचिंग, टीचर जिसमें एक्टिव रहता है यानी कि फॉर्मल मेथड है, नरेटिव है, इसमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें बिकॉज दे कांट आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल। तो हियर इन लेक्चर से टीचर ओनली कम, टीचर इज़ द पर्सन हु इज़ एक्टिव इन दिस मेथड। और ये कन्वेंशनल मेथड इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सालों से, बहुत टाइम से यूज़ की जा रही है। इसमें स्टूडेंट जो हैं, ये एज स्टूडेंट को डिनोट करता है। स्टूडेंट जो है वो पैसिवली और पैसिव लिसनर्स होते हैं क्योंकि वो सिर्फ लिसन करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको नोट डाउन करते हैं। और इसको हम कह देते हैं लेक्चर को कि वन वे कम्युनिकेशन भी है। इकोनॉमिकली गुड है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है इसमें। यूज़फुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए जो जितनी भी इम्पार्ट करनी है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ सजेशंस भी हैं जो हम देख लेते हैं। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू बी एक्टिव, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ इम्पार्ट की जा रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चे नोट डाउन करते हैं बट दे हार्डली आस्क क्वेश्चंस इन दिस मेथड। इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे क्या है, टीचर आ रहा है, लेक्चर दे रहा है पर्टिकुलर चीज़ पे और यू हैव टू लिसन इट आउट, और अगर आप नहीं लिसन करते हो तो यू कांट गेट दैट इन्फॉर्मेशन अगेन। तो दैट इज़ द थिंग। आप खुद की स्पीड यानी कि पेस, स्टूडेंट अपनी स्पीड के साथ इसमें नहीं पढ़ सकता है। नो चेक लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे आपको मतलब टीचर के पास इतना ज़्यादा लोड भी नहीं होता है कि वो देखे जाके कि जो उसने बताया है वो बच्चों ने सही से सीखा है या नहीं। तो चेक लर्निंग प्रोसेस नहीं होती। स्टूडेंट्स इंटरप्शन जनरली अवॉइडेड, और जो स्टूडेंट इंटरप्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनको जनरली अवॉइड किया जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। इसमें कुछ सजेशंस हैं जो हम देख सकते हैं। गुड लेसन प्लानिंग, अवॉइड टेंडेंसी ऑफ रीडिंग फ्रॉम लेक्चर नोट्स, मतलब ये टीचर्स के लिए जो है सजेशंस हैं कि आप अगर कोई भी जो लेसन लेके आते हैं, प्लान करके लाते हैं, तो पहले उसको अच्छे से प्लान कीजिए जिससे अगर उससे रिलेटेड बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, कुछ उसे समझ में नहीं आता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। फिर होता है अवॉइड टेंडेंसी ऑफ रीडिंग फ्रॉम लेक्चर नोट्स। क्या होता है, मैम जो टीचर्स होती हैं जनरली वो लोग लेक्चर के नोट्स बना के लाते हैं और वहाँ से कई जो हमने देखे हैं प्रोफेसर्स होते हैं, हम कॉलेज में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके नोट्स से सिर्फ रीड आउट करते हैं। और दिस इज़ द थिंग। जैसे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो while I was doing graduation my English was not that good, so I was not able to understand the what professor is explaining because their language were very high standard की language वो लोग यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। एंड देन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो हम समझते हैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर हमको टू वे कम्युनिकेशन रखना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन से क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि लर्नर जो है वो समझ भी रहा है। अगर वो कोई क्वेश्चन करेगा तभी हमें समझ में आता है कि वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, सजेशन है कि ऑडियो और विजुअल आजकल तो ये बहुत यूज़ होता है कि आप PPT बना के लाते हैं एंड देन यू एक्सप्लेन थिंग्स। तो दिस इज़ द थिंग विच दे शुड यूज़। एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू आस्क डाउट्स, तो ये तो बेसिक है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो क्वेश्चन पूछ सकें। सो दिस इज़ द लेक्चर मेथड। एंड देन
द सेकेंड मेथड इज़ टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड भी जो है टीचर सेंट्रल मेथड का एक सेकेंड पार्ट है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें टीम टीचिंग में मतलब आप समझ पा रहे हो कि टीचर्स की टीम होगी, एक से ज़्यादा टीचर होगा जो हमारी क्लास में मौजूद रहेगा और पढ़ाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक इनोवेटिव अप्रोच है एज इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर टीचर्स इन टीचिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी एंड फाइंडिंग टीचर विथ स्पेशल कॉम्पिटेंसीज इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कि टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी कभी कभी जो सेमिनार्स रखे जाते हैं तो उनमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। जैसे कि क्लाइमेट पे अगर डिस्कशन चल रहा है, क्लाइमेट चेंज पे, तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर होगा या फिर जो भी एक जिसने पीएचडी की होगी उस चीज़ में, तो उस एक्सपर्ट को बुला के उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन है या फिर एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है टू फाइंड सच टीचर्स और सच एक्सपर्ट्स, बट दिस मेथड सपोर्ट्स एक्सपर्ट टू कम एंड टेक पार्ट इन टीचिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस इज़ दी सेकेंड मेथड जो कि है मिक्स्ड ग्रुप टीचर सेंटर्ड भी होगी और लर्नर सेंटर्ड भी होगी क्योंकि ये मिक्स्ड है। तो इसमें देख लेते हैं कितने कितने हैं हमारे पास। तो पहला इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन, दूसरा होता है सेमिनार, थर्ड पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड और ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज़, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये कुछ काइंड्स हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जो कि मिक्स्ड टीचिंग मेथड में यूज़ किए जाते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन 3 तरीके के हो सकते हैं, प्लान्ड हो सकते हैं, पार्शियली प्लान्ड हो सकते हैं और अनप्लान्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ग्रुप डिस्कशन में ओल्डेस्ट मेथड है ओल्डेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि जब भी हमें किसी को कुछ सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लास में हमको डिस्कशन करवाना है बच्चों के साथ, तो हम 10-10 लोगों का ग्रुप बांट देंगे, जैसे अगर ज़्यादा संख्या है तो, और फिर उनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देंगे, एक को हम अगेंस्ट कर देंगे उस टॉपिक के और एक को हमको बोलना है कि उसको जो भी टॉपिक है उसको सजेस्ट करने के लिए बोलो और एक उसका काउंटर पार्ट बनेगा, है ना। तो एक अगेंस्ट में बोलेगा, एक उसके फॉर के लिए बोलेगा। तो इससे क्या होता है कि हर टॉपिक के हर पहलू पे हम पहुंचते हैं और एंड में जो बेस्ट होता है उसको हम चूज़ के कंक्लूजन बनाते हैं। तो इसीलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है। डेमोक्रेटिक मेथड इसीलिए इसको बोला जाता है, कहीं पेपर में आ जाए कि डेमोक्रेटिक मेथड कौन सी होती है, तो इट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्यों? क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी में जैसे हर किसी को हक होता है अपनी सजेशंस देने का, यहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन में हर एक स्टूडेंट को सजेशन देने का अधिकार होता है। सप्लीमेंटेड विथ लेक्चर। अब यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंटेड विथ लेक्चर, यानी कि जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो टीचर फिर हर एक टॉपिक के जो भी आइडियाज़ कलेक्ट हुए हैं उन पे डिस्कस करता है, खुद से फिर उस पर बात करता है, लेक्चर देता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड स्टिमुलेट स्टूडेंट थिंकिंग। अब ये थिंकिंग को कैसे स्टिमुलेट करेगा, अगर सजेशन देना है तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और जिस बच्चे को नॉलेज नहीं होती है वो फिर उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है, और जब वो नॉलेज गेन करता है तो फिर वो अपनी लॉजिक लगाता है। तो दिस इज़ हाउ वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। एंड ऑल्सो प्रमोट एनालिसिस एंड फैक्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फैक्ट्स को इकट्ठा करके किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, इस चीज़ की भी ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प करता है। एंड देन सेमिनार हमने देखे हैं बहुत सारे जो ट्रेनीज़ होते हैं, वन ट्रेनी प्रिपेयर अ पेपर। एक ट्रेनी आता है आपको बताने के लिए, एक पेपर प्रिपेयर करके लाएगा किसी टॉपिक पर और फिर वो आपके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा ग्रुप के सामने, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेगा और फिर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेगा और उसको सोल्यूशन भी वही देगा। दैट इज़ द सेमिनार मेथड। एंड देन कम्स दिस पैनल डिस्कशन। तो आपको पैनल से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है। पैनल का मतलब यानी कि 6 से 8 लोग होंगे, 6 से 8 जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, पीपल डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड ऑल्सो कम्स टू द कंक्लूजन। दैट इज़ द पैनल डिस्कशन। सॉरी, बाहर से नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ बेयर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो नेक्स्ट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है ब्रेन को स्ट्रॉम कर देने वाले आइडियाज़। तो क्रिएटिव ग्रुप वर्क है ये,
वेयर आइडियाज़ जनरेटेड क्विकली, बच्चों को बहुत कोई टॉपिक दो, बहुत सारे क्विकली आइडियाज़ आते हैं, उनको वो डिस्कस करते हैं और जो उनमें सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको कंक्लूजन में रखा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड आजकल जैसे कि बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, वाइडली प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है तो बच्चों को उसके हर तरीके के पहलू बताए जाते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे कौन से रीजंस है जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो हम वो ऑडियो सोर्सेस हैं जो ऑडियो मेथड है उनके थ्रू हम वो डिस्कस करते हैं, उनके साथ हर पहलू को उनके सामने रखते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को समझा सकते हैं, जो कि किताब से समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस मेथड में टेक्स्ट बुक का सबसे कम यूज़ किया जाता है। अलाउड टू एक्सप्लोर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस। अब कैसे, अपनी आँखों से, अपने कानों से सुन के और अपनी जो उनकी इमोशनल यानी इसको फील करते हैं, एंड देन कम्स टू द कंक्लूजन। तो ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, और रोट लर्निंग को ये अवॉइड करने की बात करता है। ट्यूटोरियल बेसिकली पर्सनल लेवल पे आप किसी को जितनी स्टूडेंट को नीड है उसके हिसाब से, इंडिविजुअल नीड के हिसाब से उसको आप जब सजेस्ट करते हो, गाइड करते हो, दैट कम्स दी ट्यूटोरियल। फिर केस स्टडीज़ क्या होती हैं, केस स्टडीज़ इज़ बेसिकली लाइक आपको एक रियल सिचुएशन काइंड ऑफ सिचुएशन दे दी जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हाउ विल यू सॉल्व दैट। तो उसमें भी बच्चे का क्या होता है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाता है लॉजिक लगाता है और उसके बाद कंक्लूजन पे आता है। तो दिस प्रोसेस ऑल्सो इम्प्रूव और प्रमोट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। then comes to this method which is very useful while you are teaching। तो रोल प्ले, जो टीचर्स अभी पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि रोल प्ले कितना बड़ा रोल प्ले करता है while teaching, है ना। तो सॉल्व्स क्लास इन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट उनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, IQ लेवल भी डिफरेंट होता है। बट जब हम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ये हिस्ट्री में, जोग्राफी में, किसी में भी आप डिस्कस करते हैं, तो रोल प्ले में अगर हम हिस्ट्री में अगर समझ लो मुग़ल की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम बोल दें कि आप अकबर हो और कोई एक बच्चा बन जाए अबुल फजल, तो आपको बच्चे को याद रह जाएगा कि अच्छा अबुल फजल वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ अकबर एंड ही रोट 3 वॉल्यूम ऑन अकबर्स लाइफ, ठीक है, जिसे हम अकबरनामा बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चों के बीच की दूरियों को कम करता है। ड्रामेटाइजेशन के थ्रू जो है इवेंट्स को इतना ज़्यादा, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, लिटरेरी इवेंट्स को इतना ईजी बना देता है कि बच्चों को वो स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाते हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन भी देता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन इज़ ऑल्सो लाइक केस स्टडी के जैसा ही सिमुलेशन होता है। इसमें क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर, पर इसमें क्या होता है, केस स्टडी में आपको रिटर्न मटेरियल दिया जाता है, लेकिन सिमुलेशन में क्या होता है, आपको उस कंडीशन में पढ़ाया जाता है जिस चीज़ के लिए आप काम करने वाले हो। जैसे कि क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन एंड देन उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पायलट्स को हम बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, पायलट्स को आप फिजिकल ट्रेनिंग देते हो, कैसे, ट्रेंड इन अ फ्लाइट लाइक कंडीशन, वहाँ पे फ्लाइट लाइक कंडीशन बना के उनको ट्रेन किया जाता है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको भी स्पेस लाइक कंडीशन बना के ट्रेन किया जाता है। तो दैट इज़ द सिमुलेशन मेथड विच इज़ लिटिल कॉस्टलियर, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, कॉस्टलियर रहती है, तो इस मेथड का यूज़ बहुत कम किया जाता है, बट एक पर्टिकुलर लेवल पे इसका यूज़ बहुत किया जाता है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जो कि बहुत वाइडली यूज़ की जाने वाली मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किसका, वर्बल एंड प्लस लाइव डिस्प्ले ऑफ यूजिंग एपेरेटस। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम इनको कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आप उनको दिखाओ तो उनको बहुत जल्दी समझ में आती है, मतलब विजुअली भी उनको दिखाओ वो चीज़, हाथ में पकड़ाओ, फिजिकली वो जब फील करते हैं तो उनको वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। दैट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये मेथड कैसे हेल्पफुल है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग समझते हैं आप, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है।
है आज के टाइम पे, कि जब बच्चा खुद से लर्न करके एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ करके डूइंग करके वो सीखता है ना, तो वो उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में भी चली जाती है। जैसे कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर स्टेट के पॉलिटिकल इश्यूज़ या फिर पॉलिटिकल पोजीशंस के बारे में समझा रहे हो, तो आप बताओगे कि ये, पहले आप बताओगे ये इंडिया है, इंडिया का मैप दिखाओगे। पहले आपने कॉन्क्रीट दिखाया, मतलब आपने बहुत पहले होल दिखाया, होल के बाद फिर आप पार्ट पे जाते हो, ऐसी चीज़ों पे जो एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब पहले आपने कुछ मेन फिजिकल, जिससे बच्चा देख के समझ सके अच्छा ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर ये ग्वालियर है, या फिर ये जो भी भोपाल है ये है, तो ये क्या है, दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, तो इंडिया के अंदर आते हैं। तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा, फिर उसको पॉलिटिकल मैप की जो है नॉलेज होगी। टीचर इसमें क्या करता है, अडॉप्ट करता है दिस टू अचीव कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो दीज आर दी these are the mixed teaching methods. Now comes to the next topic. नेक्स्ट जो है टाइप है वो है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस पे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो पूरी की पूरी जो है वो लर्नर यानी कि बच्चे को केंद्र में रख के बनाई गई है। इसीलिए ये सारी जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ये फ्लो चार्ट के थ्रू सारी जो हैं टाइप्स यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपको ये लिखना हो तो आप एक एक से जो है वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, या तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो आपको मेहनत भी नहीं लगेगी ज़्यादा, है ना। तो चलिए एक एक से मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो पहली जो है वो असाइनमेंट, केस स्टडीज़, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, फिर एक होती है ह्यूरिस्टिक मेथड, फिर एक है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ओपन लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो लर्निंग एंड डिफरेंशिएटेड लर्निंग। आई होप आपको सारे टाइप्स के नाम समझ में आए होंगे और कुछ कुछ लग रहे होंगे कि हाँ ये हमें पता है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला है हमारा वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट सबको मिलते हैं, सबको पता है कि असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट दो पर्पस के लिए, मतलब तीन पर्पस के लिए टीचर देता है। एक्वायरिंग एडिशनल नॉलेज, सर्वे करने के लिए, और एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। जैसे कि अगर कोई टॉपिक स्कूल में डिस्कस हुआ है, टीचर ने डिस्कस किया, फिर टीचर ने बोला, जैसे कि सेंसस ले लेते हैं। सेंसस पे मैडम ने बताया कि सेंसस हर 10 साल में होता है, पहली सेंसस कब हुई थी, ये सब मैम ने डिस्कस किया। और आपसे बोला कि आप देख के आइए कि सेंसस के अंदर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ों से सेंसस की जाती है, कास्ट बेस्ड होती है या फिर सिर्फ पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, विमेंस को कैसे किया जाता है, कौन करता है, ये सब आप खुद से जो है नॉलेज को अक्वायर करके लाइए और कुछ सुंदर से पेजों में वो लिख के लाइए। तो इसके लिए आप सर्वे भी करेंगे, मतलब मैम बोल दे कि 1-2 घरों में जाके आपको सर्वे करना है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, विमेंस कितनी है, मेंस कितने हैं, और बच्चे कितने हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, और उस सेंसस की जो नॉलेज मैम ने दी है उसके थ्रू आप उस असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये किस क्या प्रमोट करता है, असाइनमेंट प्रमोट करता है क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंटली बच्चों को सोचने के लिए मौका देता है, एनालिटिकल एबिलिटी देता है। तो दिस इज़ हाउ असाइनमेंट मेथड वर्क्स। एंड देन कम्स दी, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी रहती है, कई बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं। तो टीचर को इसमें ऐसा असाइनमेंट देना चाहिए, इस तरीके से देना चाहिए कि बच्चा कॉपी कर ही ना पाए, उसके डिफरेंशिएटेड टॉपिक्स होने चाहिए। देन कम्स दिस केस स्टडी विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। केस स्टडी में आपसे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा, जो कि इन्वॉल्व क्या करेगा, आपको डिसीजन लेना होगा, आपके पास चैलेंजेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी किस चीज़ की, कि आप हर तरीके का जो है डिसीज़न ले सकते हैं, और अपने डिसीज़न को एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, फैक्ट्स भी देने पड़ेंगे। तो ये मेथड क्या करती है, एप्लीकेशन अक्रॉस द डिसिप्लिन, मतलब इसमें हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ आ जाता है केस स्टडी में, प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन करना सीख जाते हैं, एनालिसिस करना सीख जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बिठाना सीख जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग पावर वो उनकी स्ट्रॉन्ग करता है, कि
उनको दो तरीके के फॉर और अगेंस्ट दोनों चीज़ें दिखती हैं केस स्टडी के अंदर, एंड देन दे हैव टू चूज़ वन थिंग. सो दे कम अक्रॉस लॉट ऑफ रीजनिंग एंड देन दे डिसाइड समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो ये इसमें लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर जो है वो रिक्वायर्ड जो होता है वो ट्रेंड टीचर होना चाहिए केस स्टडी को पढ़ाने के लिए. ये दो हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग. एक बार इनको भी देख लेते हैं. रिफ्लेक्टिव टीचिंग को देखते हैं पहले. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? लुकिंग व्हाट यू डूइंग इन क्लासरूम, व्हाट यू डू दैट थिंकिंग अबाउट इट वर्क्स. मतलब यहाँ पे ये टीचर के लिए है, टीचिंग की एक मेथड है रिफ्लेक्टिव मेथड, कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, और देखना कि वो काम कर रहा है या नहीं, इट वर्क्स और नॉट. प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एवेल्यूएशन, मतलब सेल्फ को ऑब्जर्व करना कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक सही से डिस्कस किया है या नहीं, बच्चों ने वो सीखा है या नहीं. तो आप जब फीडबैक लेंगे बच्चों से, रिटर्न फीडबैक, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया होता है, तो हम फिर से कोई मेथड लगा के बच्चों को समझाते हैं. तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एवेल्यूएशन. इसका पर्पस क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. समझ में आ ही रहा होगा. स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? सजेशंस लेना बच्चों से, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, हाइपोथेसिस रीजनिंग अप्लाई करना, टेस्ट लेना बच्चों के, इंक्लूड टीचर्स ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड फीडबैक. तो दिस इज द रिफ्लेक्टिव टीचिंग. टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ये एक टर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है यूएसए यानी कि अमेरिका में. इसमें क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है ऑनलाइन और फेस टू फेस यानी कि फिजिकल लर्निंग का, कि आप बच्चा जिस मेथड से सीखना चाहे सीख सकता है, ऑनलाइन मेथड से या फिर ऑफलाइन मेथड से. कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू पेडागोजी एंड टीचिंग, मतलब एक तरीके की या फिर एक ही टाइप की पेडागोजी या फिर टीचिंग मेथड यूज़ नहीं होती, डिफरेंट काइंड की अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं. बच्चे को जिस मेथड से समझ में आए उस मेथड को बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है. इसका एम क्या है? इसका एम है इज़ टू प्रोवाइड द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन. ब्लेंड कर दिया गया है, जैसे कि हम पीस देते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड को मिक्स करके बच्चे को जिस भी मेथड से समझ में आए उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक फ्रॉम योर साइड एंड डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.